हेलो हाय वेलकम बैक टू आवर अनदर सेशन। तो डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका अनदर ब्लॉक है आईबीओ के अंदर। तो आईबीओ में हम पढ़ेंगे क्या, आईबीओ के अंदर ब्लॉक 4 के अंदर लीगल एनवायरनमेंट, ये जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जिसके अंदर स्पेशली 3 यूनिट्स मेंशन किया गया है, यूनिट 14, यूनिट 15 एंड यूनिट 16। तो ये 3 यूनिट्स इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो लीगल एनवायरनमेंट, तो पहले तो हमको पता है सर एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए थे, जो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है, यहां पे बिजनेस के लिए क्या पर्यावरण की जरूरत है, व्यापार के लिए क्या पर्यावरण की जरूरत है। तो इसमें भी लीगल एनवायरनमेंट, इसका मतलब अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं तो यहां पे लॉ होना जरूरी है, एग्रीमेंट्स होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट्स होना जरूरी है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट्स ये सारे एक लॉ के अंदर आता है। तो लॉ यहां पे क्या काम करता है? लॉ काम करता है आपकी हर टाइप ऑफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, जैसे कि मान लो यहां पे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, लॉ यहां पे वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ है, जैसे कि हम सिविल लॉ बोल सकते हैं, क्रिमिनल लॉ बोल सकते हैं और साइबर लॉ भी बोल सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ जो लॉ है, बहुत सारे टाइप ऑफ लॉ है, यहां पे स्पेशली मैं 3 का नाम दिया। तो ये जो सिविल लॉ और साइबर लॉ और जो आपका क्रिमिनल लॉ, इनका काम क्या होता है? स्पेशली साइबर लॉ का काम क्या है? साइबर लॉ इसीलिए बनाया गया, अगर जितने भी साइबर हैकर्स हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आज एन ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे इश्यूज होता है, जिनका अकाउंट से पैसा चला जाता है, जिनका वेब और चैनल्स का हैकिंग जल्दी से हो जाता है। तो ये बड़ी बड़ी बात होता है, जिसके वजह से आपका जो साइबर लॉ को बनाया गया। तो इसका इंटेंशन क्या है इस लॉ को बनाने का? इसका इंटेंशन यह है कि ये जो प्रॉब्लम्स और बैरियर्स हो रहा है, इस बैरियर्स को रोकने के लिए यहां पे साइबर लॉ, क्रिमिनल लॉ और एज वेल एज सिविल लॉ बनाया गया। सिविल लॉ स्पेशली बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ के लिए बनाया गया, कंपनी के लिए बनाया गया। तो यहां पे जो सिविल लॉ है, 2 टाइप ऑफ लॉ है, तो एक है बिजनेस लॉ, अनदर वन इज कंपनी लॉ। तो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो आपका यूनिट 14 के अंदर आता है। यूनिट 14 में क्या है? लीगल फ्रेमवर्क, कैसे आप अपना बिजनेस को लीगलाइज कर सकते हो। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन में पढ़ रहे हैं, जो आपका इग्नो का जो कोर्स ऑफर किया गया है, जो एमकॉम के अंदर आता है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हो इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। तो हाउ टू ऑपरेट इन ए बिजनेस इन इंटरनेशनली, आपका बिजनेस को आप कैसे ऑपरेशंस करोगे इंटरनेशनली। तो इसके लिए आपको एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, जिस वजह से आप इजीली इंटरनेशनली बिजनेस को एक्सपांड कर पाओगे। जो ये यूनिट में मेंशन किया गया है, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड, बाहर के देशों में जाके हम जब बिजनेस करेंगे तो उनका लीगलाइज्ड फैसिलिटीज क्या है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उनका लॉ क्या है, उसको पहले समझना पड़ेगा। तभी जाके हम आसानी से उनके देशों में बिजनेस को एक्सपांड कर पाएंगे और प्रॉफिट मेकिंग भी इजीली कर पाएंगे। ये तो डिफरेंट आपको पता होगा, जितने भी देश हैं उनके सब देशों में उनका खुद का एक लॉ होता है और सब देश में अलग अलग लॉ है। यहां पे हम अगर इंडिया की बात बोलेंगे, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं भारतीय संविधान, हमारे देशों का जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान दूसरे देशों में नहीं होगा। यूएसए का कुछ अलग सा नियम होगा, अलग सा संविधान होगा, उनका कुछ रेगुलेशन अलग होगा। तो इसीलिए जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया, ये आपका बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, आसानी करने के लिए बनाया गया। तो देखो उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, एक्सप्लेन क्या किए हम इसके अंदर, एक्सप्लेन्स द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड, एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको नोट डाउन करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कब बनाया गया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एस्टैब्लिश किया गया था और बनाया गया था। 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया गया था, जिसके वजह से जो भी इंडियन सिटीजन है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से उनको फायदा और मुनाफा मिल रहा है। तो हम कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट तब करेंगे जब हमारे पास कोई ऑफर आएगा और हम किसी को ऑफर करेंगे और हमारे कोई एक्सेप्टर होगा, तो इस समय हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
कंट्रैक्ट के अंदर मेंशन होता है, कंट्रैक्ट में वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स होना जरूरी है। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है, राजीनामा नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, तो कंट्रैक्ट वैलिड कभी भी नहीं होगा। तो कंट्रैक्ट इसीलिए बनाया गया, कंट्रैक्ट यूं ही नहीं बनता है। ये जो 1872 में आपके दिमाग में सवाल खड़ा होगा, सर ये तो लिखा गया 1872 और उसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब 1872 में हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस तो नहीं हुआ था, तो फिर हम यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे मेंशन कर रहे हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो कैसे हो रहा है ये? हमारे इंडिया कब इंडिपेंडेंस हुआ था? आपको तो शायद पता होगा। तो आप सोचो, इस समय इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था और ये 1872 के समय पे नहीं हुआ था, फिर भी इस समय के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया। तो ये इसका महत्वाकांक्षा क्या है, कैसे बन पाया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? 1872 में जब ब्रिटिशर्स थे हमारे देश में, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिल पास करके बनाया है, जिस वजह से इनका नाम दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ब्रिटिशर्स जो बनाए थे, बिकॉज यहां पे इंडिया में उनको बिजनेस एक्सपांड करना है, तो उनके आसान के लिए, उनके काम को आसान करने के लिए ये लोग क्या किए थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाए थे। तो इसी वजह से 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्रेजेंट किया गया है। अनदर पॉइंट क्या है? एंड इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये सबका बाप है। क्या है? सबका बाप है। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उससे और 3 पार्ट निकला। तो पहले निकलेगा इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 1872 के बाद जब बिजनेस रेगुलेशन के काम आया, जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करने की बारी आया, तब हम सोचे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतने रेगुलेशन, इतने एक्ट्स है, वो सारे एक्ट्स को दिख नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आएगा, सारे एक्ट्स एक ही बुक के अंदर है। तो यहां पे इसी वजह से जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि सेल, परचेज, उसके रिगार्डिंग अगर कोई इश्यूज हो रहा है, उस इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट को बनाया गया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब बना? लिखो, एक्ट इज 1930, राइट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्रेजेंटेशन दिया गया 1930 में। यह भी यहां पे मेंशन हुआ है बिफोर इंडिपेंडेंस, नहीं, 1930 तो बिफोर इंडिपेंडेंस है। इसको भी हम बोलेंगे इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। समझ में आ गया? तो पहले मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला था, तो उसके बाद इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट ही होगा। सर कैसे हुआ? तो आपको मालूम है, हाँ? तो इसी वजह से इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया। उसके बाद भी मेंशन नहीं किया है, उसके बाद भी बनाया गया 1932 में, जब बिजनेस ट्रांजैक्शन के थ्रू बिजनेस एक्सपांड हुआ और बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को एक्सपांड किए, तो उसी समय भी बहुत सारे ग्रीवांसेस, बहुत सारे इश्यूज हुआ, जिसका सॉल्व करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से फिर एक बिल पास हुआ, जो बिल का नाम बन गया क्या? पार्टनरशिप एक्ट। यह कब बनाया गया? 1932 में, 1932, जस्ट ये 1930 के बाद, 2 साल के बाद 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को प्रेजेंट किया गया, जिस वजह से हमारे जो भी ग्रीवांसेस इश्यूज हो रहा है वो आसान हो पाएगा और हम एक्सपांड कर पाए हमारे बिजनेस। जो ये यूनिट आपको मेंशन कर रहा है। अनदर पॉइंट क्या है? यूनिट 15। यूनिट 15 के अंदर मेंशन है द प्रॉपर लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे प्रॉपर लॉ मेंशन किया गया है, डील्स विद द कंसेप्ट एंड इंप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and presents a format of standardized export sales contract। तो यहां पे कैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, आपका एक्सपोर्ट सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, लीगलाइज कैसे आप कर पाओगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो इसके थ्रू हम पता कर पाएंगे। ये जो यूनिट में मेंशन किया गया है, इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स है, यहां पे कैसे आसानी से हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मेजरमेंट कर पाएंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमारे बिजनेस कैसे रेगुलेट होगा, ये भी इस यूनिट के अंदर आपको मिल जाएगा। अनदर एंड लास्ट यूनिट टू दिस ब्लॉक 4 में है, क्या यूनिट है? यूनिट 16 में मेंशन किया गया है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट, अगर यहां पे इंटरनेशनली बिजनेस होता है, तो हम इस बिजनेस में ट्रेड डिस्प्यूट को कैसे सेटलमेंट करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे,
किस तरह ट्रांजैक्शन होगा, क्या क्या कमोडिटीज आएगा, और ये जो बिजनेस और कॉमर्स बनाया जाएगा, ये कॉमर्स, ये हमारे इंडिया के लिए ये सिचुएशन कैसे इंपैक्टेबल होता है, ये यूनिट के थ्रू आपको पता चलेगा। हाउ टू सेटलमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स। तो लिखा गया है एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स, रोल ऑफ एन इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स in aviation and conciliations and an overview of Indian Aviation and Conciliations Act 1996। 1996 में ये एक्ट रिप्रेजेंट किया गया था, ये जो कंसिलिएशंस एक्ट रिप्रेजेंटेशन किया गया था, जिस वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और आगे बढ़ पाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा कर पाएंगे, और जिसके थ्रू हमारे बिजनेस जो है इजीली स्प्रेडिंग हो पाएगा। तो इसके थ्रू जो भी उसका चैप्टर्स है, ये चैप्टर हम एक एक करके वीडियो आपको छोड़ेंगे और उसी हिसाब से आपको सारा कवर अप हो पाएगा। ओके, थैंक यू।